कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल गेन करने की संभावना यहाँ पे रहती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कम होते हैं। अप्रैल वाले अटेम्प्ट में क्या होगा, भीड़ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर आपको ज्यादा लाने पड़ जाएंगे। मतलब सेम परसेंटाइल के लिए आपको 10 से 15 बल्कि कभी कभी 30-40 नंबर भी ज्यादा लाने पड़ जाते हैं। तो आपका जनवरी वाला जो फेज 1 है इसमें आप मेहनत करिए। जेईई मेंस 2026 का बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपका चल रहा है। 11 नवंबर बच्चों आज है। 11 नवंबर तक लगभग 4.5 लाख के आसपास बच्चे जो हैं, 4,50,000 के आसपास बच्चे अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब कई सारे बच्चों के पास जो समस्याएं आ रही है वो ये समस्या है कि भाई 12 का रजिस्ट्रेशन नंबर हम कैसे डालें। जो सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पे भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ था एनटीए की तरफ से, उनका प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, एमपी बोर्ड के बच्चे हैं और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, उनके साथ समस्याएं आ रही है कि हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है स्कूल से, वहां पे कुछ इस तरह से लिख करके आ रहा है, तो हम उसमें क्या फिल करें। किसी के में 00 करके आ रहा है, किसी के में XX से बन के आ रहा है, तो वो कैसे फिल करेंगे। देखिए, जो 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होता है ये आपको बोर्ड के लिए दिया जाता है, और ये 12th क्लास 11th क्लास का सेम ही रहता है। तो ये आप अपने स्कूल में बात करिए और उनसे ले लीजिए। जो नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पे जो आया हुआ है। इसके अलावा बच्चों में एक और डाउट है कि हमारा फॉर्म जो है वो किन कंडीशन में रिजेक्ट हो सकता है, मतलब हम कौन सी गलती ना करें इससे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। देखिए, पिछले साल और इस साल दोनों साल में फेज 1 का फॉर्म अलग आया है और फेज 2 का फॉर्म आपका अलग आ रहा है। ठीक है, ये फेज 2 का जो आपका फॉर्म है अप्रैल वाला, ये आपका फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो पिछले साल भी कई सारे बच्चों ने क्या किया था कि फेज 1 के लिए रजिस्ट्रेशन किया, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है ईयर वाइज। तो जो एप्लीकेशन नंबर है वो बच्चों आपका 260 से स्टार्ट होगा, और जो 2025 का एप्लीकेशन नंबर था वो 250 से स्टार्ट हो रहा था। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर एक ही बार जनरेट होता है। फेज 1 में अगर आपने फॉर्म फिल किया, फेज 1 में फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, इसी एप्लीकेशन नंबर से क्या करना है, आपको फेज 2 का फॉर्म फिल करना है। मतलब ये आपको नहीं करना है कि 2 एप्लीकेशन नंबर आपके जनरेट अगर हो जाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप दूसरे अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो अभी आपको जो नोटिफिकेशन बच्चों आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से वो देख लेते हैं। इसके अलावा बच्चों को लाइव फोटो और स्कैनिंग फोटो में कौन सा फोटो सेंटर पे लेकर के जाना है, ये सब समस्या बच्चों को आ रही है। तो देखते हैं हम लोग क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, ये आपका आया हुआ था 4 नवंबर को। तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एनटीए की तरफ से नोटिस दिया हुआ है कि जो 12th क्लास के बच्चे हैं जिनको जो 2026 में अपीयर होने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर जिनसे मांगा जा रहा है, जो पास आउट बच्चे हैं उनके पास तो ऑलरेडी है, पर जो बच्चे इस बार एग्जाम देंगे उनको कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे डालना। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिया हुआ है, स्कूल को इन्फॉर्म कर दिया गया है, सारे स्कूल्स को ये नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि आप जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें। अब जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, अब जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वो परेशान हो रहे थे कि यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, एमपी बोर्ड के बच्चे हैं। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके पास एक ही तरीका है कि अपने स्कूल में आप बात करिए और उनसे रजिस्ट्रेशन नंबर 11th क्लास का आप ले लीजिए। 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर कई सारे बच्चे स्कूल अभी जा नहीं रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमारे कांटेक्ट में हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप फोन करके पता कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप वगैरह आपने जो भी टीचर है उनसे बात कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलने वाला है कहाँ पे, अपने स्कूल से मिलेगा, और यही रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या होगा, आपको फॉर्म फिल होने वाला है। दूसरी जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ है वो ये है कि इन दोनों में से कौन सा फोटोग्राफ जो है हमें सेंटर पे लेके जाना होगा, या फिर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग हम दोनों में से कौन सा फोटोग्राफ वहां पे लगाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, आपका एक लाइव फोटो आपसे मांगा जा रहा है। इस बार ये पहले नहीं होता था, इस बार आपसे लाइव फोटो मांगा जा रहा है, बार कोड दिया हुआ है, उसको स्कैन करना है और ये लाइव फोटो यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है। तो इस फोटो को केवल वो वेरिफिकेशन के लिए वहां पे मांग रहे हैं, अपने डेटा को क्लियरिफाई करने के लिए वो मांगा जा रहा है आपसे। लेकिन जो स्कैनिंग वाला फोटो आपका है, जो कि हम हमेशा से फॉर्म में आप लगाते आए हैं, हर साल जो बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें फोटो वहां पे लगाना होता है। ये फोटो आप इसकी 4 से 5 कॉपी आप संभाल के रख लीजिए। यही फोटो आपको एडवांस के फॉर्म में लगाना है। यही फोटो आप अपना जो है और भी एंट्रेंस एग्जाम हो उनमें भी यूज कर सकते हैं। और आपका जो एग्जाम सेंटर पे आप आधार कार्ड के साथ में जो फोटो लेकर के जाएंगे, वो फोटो क्या करना है आपको, ये साथ में ये वाला फोटो लेकर जाना है जो आप फॉर्म में अपना जो है स्कैन करके लगा रहे हैं। तो ये फोटो आपका काम आने वाला है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जब आपको काउंसलिंग के बाद कॉलेज मिल रहे होंगे, रिपोर्टिंग के लिए आप कॉलेज में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल लेकर के जानी होती है, उसके साथ में भी आप यही वाला फोटोग्राफ लेकर के जाएंगे। एक और समस्या बच्चों के साथ में आ रही है, तो एग्जाम सेंटर जो है वो आधार कार्ड का जो हमारा एड्रेस अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो हमें कैसे अलॉट होता है कि आधार कार्ड का जो एड्रेस है, कई सारे वीडियो में मैंने भी आपको बताया है, आधार कार्ड का अगर आपका एड्रेस अपडेट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है। आप मान लीजिए कोई बच्चा दिल्ली का है और वो कोटा में कोचिंग कर रहा है, तो देखिए प्रेजेंट एड्रेस मान लीजिए उसका कोटा है, पीजी हॉस्टल जहां भी रह रहा है उसको फिल करिए, और दूसरा एड्रेस जो आपका है वो दिल्ली का जो आपका होगा परमानेंट एड्रेस, इसको आप फिल कर सकते हैं। या फिर कहीं और का भी आपको डालना चाहते हैं सेंटर, तो आप वहां का फिल कर सकते हैं, मतलब जहां का आपके पास एड्रेस है। तो प्रेजेंट और परमानेंट जो आपके 2 एड्रेस होंगे, इन एड्रेस से क्या मिलेगा आपको, एग्जाम सेंटर चूज करने का मौका मिलेगा। मतलब 2, जैसे आपने एक बच्चे ने दिल्ली का अपना जो डाला है परमानेंट डाला है, और मान लीजिए यूपी का डाला हुआ है उसने अपना प्रेजेंट एड्रेस, यूपी में कोचिंग कर रहा है, कानपुर में कहीं भी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको दिल्ली के सेंटर शो करेगा और यूपी के सेंटर शो करेगा। तो एक और चेंजमेंट बच्चों भी किया गया है इस बार, जो आपका एग्जाम सेंटर होता है वहां पे आपको एक रफ सीट दी जाती है। इस बार एनटीए ने नोटिफाई किया है
कि कैंडिडेट को आपको अपना जो रफ सीट है ये एग्जाम के बाद अपने एग्जाम सेंटर पे ये सबमिट करनी होगी, मतलब जरूरी है सबमिट करना है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, इसको बच्चों को नहीं दिया जाएगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट मैसेज करते रहते हैं इस टाइप की समस्याएं। तो देखिए ये ऐसे चेंजमेंट एनटीए बार बार करता रहता है। जैसे अभी इन्होंने पहले जेईई मेंस के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड कर दिया था, बाद में उन्होंने बोला कि कैलकुलेटर अब हम अलाउड नहीं करेंगे, तो ये भी इससे भी बच्चों को थोड़ा दिक्कत हुई। तो ये रफ सीट आपकी सबमिट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता था ना, पिछले कुछ सालों में बच्चों को जब आपकी रिस्पॉन्स सीट आती है, जब आपका परसेंटाइल आता है, तो कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि हम जो पेपर करके आए थे और जो हमने रफ सीट पे सॉल्व किए हुए हैं, जो भी कैलकुलेशन आपने की हुई है, उससे जब बच्चे मैच करते थे तो उनका वो परसेंटाइल नहीं आता था। तो काफी सारे बच्चों ने क्लेम भी किया, काफी सारे बच्चे कोर्ट तक पहुंच गए। तो ये सब समस्याएं ना हो, इसके लिए जो है ये रफ सीट आपकी जो है सबमिट करवा ली जाएगी इस बार, ताकि बच्चे के पास कोई प्रूफ ना रहे। तो ये सब चीजें ठीक है या नहीं ठीक है, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि ऐसा ये जो किया जा रहा है ये सब ठीक है कि नहीं ठीक है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके मुझे एक बार बताइए आप। ये सब समस्याएं बच्चों के साथ में आ रही हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए लगातार हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले लगातार वीडियो आपको मिलते रहे। काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। और बहुत ध्यान से बच्चों आपको फॉर्म भरना है। जनवरी वाला जो आपका फेज 1 आपका होने वाला है, फेज 1 में थोड़ा कंपटीशन बच्चों कम रहता है, तो फेज 1 में क्या करना है आपको, मेहनत करके कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल गेन करने की संभावना यहाँ पे रहती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कम होते हैं। अप्रैल वाले अटेम्प्ट में क्या होगा, भीड़ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर आपको ज्यादा लाने पड़ जाएंगे। मतलब सेम परसेंटाइल के लिए आपको 10 से 15 बल्कि कभी कभी 30-40 नंबर भी ज्यादा लाने पड़ जाते हैं। तो आपका जनवरी वाला जो फेज 1 है इसमें आप मेहनत करिए। इसके अलावा जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म है, जैसे जैसे उनके नोटिफिकेशन आते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम रिसर्च के लिए हो रहे हैं, बहुत सारी नई अपडेट अभी आने वाली है, और भी कई सारे नए जो कोर्स आपके लॉन्च हो रहे हैं, उनके रिगार्डिंग जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी मैं लगातार आप तक पहुंचा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।